बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, दो शख्सियात हैं जो बुरी तरह से फट पड़ी हैं। एक शख्सियत मलिक रियाज़ हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, और दूसरी शख्सियत का नाम अलीम ख़ान है, जो इमरान ख़ान के नहायत करीबी समझे जाते थे, लेकिन दूरियां हो गई। अब अलीम ख़ान साहब जो फटे हैं वो बड़ा हैरत अंगेज़ है, और मेरे लिए बड़ी नई बात है ये कि इमरान ख़ान साहब के पास कुछ नहीं था। बकौल अलीम ख़ान के उन्होंने जावेद चौधरी जो सहाफ़ी हैं उनसे बात की है, और जावेद चौधरी को बताया उन्होंने कि इमरान ख़ान के पास तो कुछ भी नहीं था। मतलब उन्होंने इमरान ख़ान के कदावर शख्सियत का जो ताल्लुक़ है वो किसी बाड़े वाले की तरह रख दिया है। जो वो बता रहे हैं कि जी इमरान ख़ान के पास 2 मुर्गियाँ थीं, 2 बकरियाँ थीं, 4 कुत्ते थे, और इमरान ख़ान सिर्फ इसी के मालिक थे। इनके अलावा इमरान ख़ान के पास था क्या? मैं बाकी सारा पोस्टमार्टम भी करूँगी। अब ये जो जानवरों के उन्होंने नाम लिए हैं, 2 मुर्गियाँ, 2 बकरियाँ, 4 कुत्ते थे बस इमरान ख़ान की मलकियत में, तो समझ से बाला है। हमें तो 2 कुत्तों का पता है, अब वो इन जानवरों के ज़रिए किसी और तरफ इशारे कर रहे हैं या हकीकी तौर पे जानवरों की ही बात कर रहे हैं, समझ से बाहर है। लेकिन ये जो वो बता रहे हैं ना, बकरियां, भैंस, अच्छा एक भैंस भी थी इमरान ख़ान के पास, एक भैंस थी, 2 मुर्गियां, 2 बकरियां, 4 कुत्ते थे। अब एक ऐसा शख्स जिसकी मलकियत बस इतनी सी है, अलीम ख़ान जैसे बड़े आदमी ने क्यों मुनासिब समझा कि इमरान ख़ान के पीछे पीछे उनकी फ़ाइल उठाकर चले? फिर वो ये कहते हैं कि इमरान ख़ान ने जो लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारा, जो जहाज़ों में सफ़र करते थे, धरने से उठ के कराची, कराची से वापस धरने में, या कहीं भी आते जाते थे, या जो भी लग्जरी लाइफस्टाइल था, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थीं, प्रोटोकॉल्स थे, एवरीथिंग, वो सब अलीम ख़ान से और जहांगीर तरीन से बिलोंग करते हैं। ये तो हमें पता है कि जोड़ तोड़ के लिए जहांगीर तरीन का जहाज़ इस्तेमाल हुआ था, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जहांगीर तरीन की एटीएम खुली थी या फिर अलीम ख़ान की एटीएम खुली थी, ये कोई इमरान ख़ान की मोहब्बत में नहीं खुली थी या इमरान ख़ान पे तरस खाकर नहीं खोली गई थी। ये अपने ज़ाती मुफाद के लिए एटीएम्स खोली गए थी। अलीम ख़ान ने अगर अपनी एटीएम खोल खोल के पैसा निकाल के खान साहब को धरने में दिया या कहीं पर भी दिया, तो वो अलीम ख़ान ने इमरान ख़ान की मोहब्बत में नहीं दिया था। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमें तो पता है कि इमरान ख़ान जो है ये मालदार शख्स था और मालदार शख्स है भी। शुक्र है कि अलीम ख़ान ने ये नहीं कह दिया कि वो जो बनी गाला वाला घर है या ज़मान पाक वाला जो घर है वो भी इन दोनों में से किसी एक ने इमरान ख़ान को गिफ्ट किया था। जिस शख्स के पास घर इतने बड़े हैं उसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ 1 भैंस, 2 बकरियाँ, 2 मुर्गियाँ और 4 कुत्ते रखता था। अलीम ख़ान ने जब ये सारी बातें की हैं तो फिर मुझे याद आया कि अलीम ख़ान का ज़ाती मुफाद, जो हमें ख़बरों के ज़रिए पता चली चीज़ें, वो एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड था और इस मामले में अपना फ़ायदा समेटना चाहते थे। जहांगीर तरीन इमरान ख़ान से इसलिए हटा, या इमरान ख़ान ने जहांगीर तरीन को ख़ुद से इसलिए साइडलाइन किया क्योंकि जहांगीर तरीन के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि शुगर के मामले में, चीनी के मामले में वो अपना फ़ायदा निकालना चाहते थे। जो चीनी का स्कैंडल आया उसमें से वो ख़ुद को साइडलाइन करना चाहते थे, और ये चीनी का स्कैंडल इमरान ख़ान के दौर के अंदर आया था। तो जहांगीर तरीन इमरान ख़ान से इस बात पे नाराज़ थे कि मेरी भी करप्शन अगर है या मैंने अगर कुछ किया है तो इमरान ख़ान मुझे उसमें भी नहीं निकाल सकता, मैंने तो इतने एटीएम से पैसे दिए हैं। इमरान ख़ान के बारे में ये बात इमरान ख़ान की कैबिनेट के लोग भी जानते थे, करीबी लोग भी जानते हैं, उनका वर्कर सपोर्टर भी जानता है कि हो सकता है इमरान ख़ान के दौर के अंदर बेपनाह करप्शन हुई हो, करप्शन के बाजार गर्म हो चुके हों, लेकिन वो एक वाहिद शख्स जो इस वक्त जेल काट रहा है वो करप्ट नहीं है। इसके ऊपर तो आंखें बंद करके कोई भी आपको हलफ भी दे सकता है और इसके ऊपर यकीन भी रखता है। तो इसलिए अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन ने इमरान ख़ान को नहीं छोड़ा, इमरान ख़ान ने इन दोनों को खुद से अलग किया क्योंकि इनके ऊपर लेबल था करप्शन का, लेबल था ज़ाती फ़ायदों का, तो इमरान ख़ान ने ख़ुद को इसलिए साइडलाइन कर दिया। वैसे मुझे ये भी याद आता है कि इमरान ख़ान के ऊपर जो लेबल्ड लोग हैं या सहाफ़ी हैं वो ये कहते थे कि इमरान ख़ान ने तो शहज़ादों जैसी ज़िंदगी गुजारी है। वैसे अलीम ख़ान बता रहे हैं कि अभी भी याद रखें, 2 मुर्गियाँ, 1 भैंस, 2 बकरियाँ और 4 कुत्ते इमरान ख़ान की मलकियत में थे। लेकिन पूरी कौम जानती है, और जब जिस वक्त ये अपने बाड़े और भैंसों के बारे में बता रहे थे तो मुझे जमाइमा के साथ उनकी शादी याद आ गई, और उस शादी से पहले इमरान ख़ान का प्रोटोकॉल, उनका वक़ार, दुनिया में उनकी इज़्ज़त, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको अलीम ख़ान का जब इंटरव्यू सुनते हैं तो याद आती कि यार ये लोग किस दौर की बातें कर रहे हैं। उसके बारे में कहते थे इसने तो कभी तत्ती हवा नहीं खाई, जेल में क्या रहेगा, वो रह गया। अब जेल कह रही है मैं टूट गई, मैं भज गई, भाई निकल जाओ, वो कहता नहीं जाऊँगा।
फिर एक शख्स ने शहजादों की ज़िंदगी गुजारी, नरम बिस्तर पे सोना पसंद करता था, वो जेल में पड़ा है, लेकिन इनके मुताबिक तो इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया। ये जो आसाइशों के आदी शख्स को ये समझते थे कि भाई हम अपना प्रोटोकॉल देखें, और मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि उन सहाफ़ियों के ऊपर जो इस सच को समझते भी हैं, जानते भी हैं कि इमरान खान किसी का मरहून मिन्नत नहीं था, ये लोग इमरान खान के मरहून मिन्नत थे। इसको समझना चाहिए। अब उसी इमरान खान को प्रोपिगेट करके जिस तरह से स्कैंडल्स के अंदर फंसाया जा रहा है, जिस तरह से मन मर्जी से उसके साथ मामलात आगे बढ़ाए जा रहे हैं, अब आप ज़रा ये बताइए ना कि जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा उनकी औकात क्या और वो कहाँ पर है खड़े? कौन उन्हें जानता है? वो पब्लिक में बिल्कुल उस तरह बेखौफ ख़तर होकर नहीं निकल सकते जैसे इमरान खान के दौर में निकलते थे। क्यों? क्योंकि इमरान खान के बारे में पता था कि वो करप्ट नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, वो करप्ट, चोर, डकैत, माफिया, डॉन नहीं हो सकता है। ये पूरी कौम जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान के ऊपर इस चीज़ का लेबल आप नहीं लगा सकते। दूसरी बात ये है कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो भी फट पड़े हैं, और ये जो इन्होंने नैब को पीछे लगाया था, कल तक ख्वाजा आसिफ साहब के भी और स्टेट के भी स्टेटमेंट्स थे कि भाई जहाँ से भी होगा अब मलिक रियाज को निकाला जाएगा बाहर, और मामला वही है, गवाही है, मलिक रियाज की गवाही दरकार है, और सबको पता है कि इमरान खान के केस के अंदर उनकी गवाही दरकार है, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। अब मलिक रियाज ने वो ठोक बजा के उन्होंने बातें की हैं, और उन्होंने ये कहा है कि वो बात सही है कि वो अपनी फ़ाइलों को पहिए लगा देता था। अब पहिए लगाने के पीछे कितनी जेबें वो गर्म करते थे, इसके पास तो बहुत सारे सबूत हैं मलिक रियाज के पास। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे पहली बात तो ये कि अदालत से बड़ी तवक्कुआत थी, लेकिन जो हमारे मुल्क की अदालत है ना, पाकिस्तान की अदालत, वो आज़ाद अदालत नहीं है, वो एक यरगमाली अदालत है जिसको एक डॉन चलाता है। अब मलिक रियाज डॉन किसको कह रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर 2 से 3 ऐसी शख्सियात हैं जिनका आपको कह सकते हैं कि बड़े वो ताकतवर हैं और उनका अदालतों के ऊपर भी असर रसूख है। तो अब इनमें से डॉन मलिक रियाज के नज़दीक कौन है ये हमें नहीं पता, लेकिन याद रहे कि मलिक रियाज का नाम ECL से निकालने में पहला जो काम है वो शहबाज शरीफ ने किया है। ECL से जो नाम निकला है मलिक रियाज का, वो शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनते ही निकाला है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा ये जो चेयरमैन नैब आपने पीछे मेरे चढ़ाया हुआ है, 16-17 साल में वो कहते हैं मैंने MI भुगत ली, IB भुगत ली, ISI को भुगत लिया, मैंने 5 चेयरमैन नैब भुगत लिए। तो ये क्या चीज़ है? वो इसलिए कह रहे हैं कि वो कहते हैं मेरे पास सबूतों के अंबार हैं। कौम की आंखें फट जाएंगी जब उनके सामने ये राज आएंगे कि इस मुल्क के अंदर होता क्या है। वो कहते हैं जो हमारे ये सियासतदान थे, ये जो हमारे लोग थे, जो उनके पास ताकत थी, मैं जब उनके पास जाता था, इंसाफ मांगता था, अपने काम के सिलसिले में बात करता था, तो वो मुझे स्क्रू करते थे। मतलब ये है कि नोट व खा मेरा मूड बने। मतलब पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल वो कहते हैं चलती है। मैं इसीलिए दिल बर्दाश्ता होकर, दुखी होकर इस मुल्क से निकल गया। बैरिया टाउन और मलिक रियाज के पीछे इसलिए भी स्टेट हमें नज़र आती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं और जिनको मलिक रियाज जानते हैं, और इस चूँकि वो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टाइकून थे मगर वो एक सिस्टम का हिस्सा रहे, पाकिस्तान के सिस्टम का जो इस मुल्क को चलाता है। तो मलिक रियाज समझते हैं कि उनके ऊपर अगर हाथ डालने की कोशिश की गई तो वो जेल जाने को तैयार हैं, मगर वो कहते हैं ना हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो मलिक रियाज का इस वक्त मूड ये नज़र आ रहा है कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब देखते हैं कि स्टेट और मलिक रियाज के दरमियान क्या मामला होता है, उनको वापस लाया जाता या नहीं लाया जाता। लेकिन अगर वहाँ बैठ के दुबई में वो कोई कार्रवाई कर देते हैं तो याद रखें कि पाकिस्तानी स्टेटमेंट और पाकिस्तानी जो हुक्मरान ये बात करते हैं हम उन्हें ले आएंगे। दुबई के अंदर उनके शेख के साथ ताल्लुकात हैं जिसको वो पसे पुश्त नहीं रख सकते, और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि दुबई को आगे बढ़ाने में अगर मलिक रियाज वहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकता है तो वो मलिक रियाज को वापस नहीं करेंगे। जाते जाते एक और बहुत ही अहम बात वो भी आपके गोश गुजार कर दूँ। वो बात ये है कि अमेरिका के अंदर एक सरमायाकारी होने जा रही है और पाकिस्तान के अंदर चीनी सरमायाकारों की शिकायतें हैं। 2 का ताल्लुक मैं आपको बताती हूँ। सऊदी अरब में जो सऊदी अरब करने जा रहा है अमेरिका में सरमायाकारी, उसका $600 बिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी है जो सऊदिया वहाँ पर करेगा, मगर पाकिस्तान को सऊदिया कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। सऊदिया से हमारा भाईचारे का ताल्लुक है, बड़ा मोहब्बतों का ताल्लुक है, मुसलमान मुल्क है, और सऊदिया के लिए हमारी कौम क्या, हमारे हुक्मरान क्या, हम सब की जानें हाजिर रहती हैं हमेशा। लेकिन सऊदिया पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं है।
चाइना से हमारी दोस्ती जो है वो हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी है, शहद से मीठी है। मगर चीनी सरमायाकार अगर पाकिस्तान में आते हैं, पहले उनका शिकवा है कि एक तो हमें आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते। दूसरा जी, आज ताज़ा खबर है कि चीनी सरमायाकारों को सिंध पुलिस ने जो है ना वो आड़े हाथों ले लिया, और आड़े हाथों में करप्शन का बाज़ार गर्म करने की ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है। और सुना है कि जी चीनी सरमायाकारों को धमकियां भी मिल रही हैं। तो वो एक उन्होंने कंप्लेन की। अब कंप्लेन कहाँ की है जो ये ख़बरों की जीनत बनी, क्योंकि सिंध पुलिस के अंदर से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि हमें ऐसी कोई कंप्लेन जो है वो रिसीव नहीं हुई। हम चाइना से हाथ धो बैठेंगे जो हमारे हालात हैं। सऊदीया पहले हम पे बिलीव करने को तैयार नहीं, कोई दोस्त मुल्क हमारे पे बिलीव करने को तैयार नहीं। वजह सिर्फ एक ही है कि ये जो शब खून मार के हुकूमत के ऊपर, तख्ते के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर जेबें सिर्फ गर्म होती हैं, आवाम का तो छोड़ दें आप, जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने ओहदे के नाम के ऊपर, अपनी कुर्सी के ज़ोर के ऊपर जो चाहती है समेटती है। पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम इतना ज़्यादा है कि इससे हुक्मरान इशराफिया को लेना कोई देना नहीं है। जहाँ पर ये गैर मुल्की सरमायाकारी आती है, याद रहे कि वहाँ पर एक तो इस्तेहकाम होता है, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, और दूसरी तरफ जहाँ पर आप ब्यूरोक्रेसी को जो है वो ऐसे बेलगाम घोड़े की तरह नहीं छोड़ देते, जहाँ पर लगामें होती हैं ब्यूरोक्रेसी को, वहाँ पर गैर मुल्की सरमायाकारी आती है। यही वजह है कि गैर मुल्की तो दूर की बात है, जो गैर मुल्की दोस्त भी थे एक अरसा हुआ उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करना छोड़ दिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।